जय श्री काल और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज का सवाल हर घर को छूता है। बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, अमीर हो गरीब हो, गांव हो या शहर हो, सबको होती है। लेकिन इलाज का खर्च वो गरीब की कमर तोड़ देता है। सरकारी अस्पताल का दरवाजा खोलना कितना भारी पड़ जाता है। घंटों की कतार, डॉक्टरों की कमी, दवा ना मिलना, बेड का इंतजार और फिर भी कई बार प्राइवेट अस्पताल का रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां खर्च 8 से 15 गुना ज्यादा हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 0.79 बेड प्रति 1000 आबादी, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1:778 हो गया है। आयुष सहित लेकिन ग्रामीण इलाकों में और बड़े संस्थानों में हजारों पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में 23,000 से ज्यादा पद रिक्त है। आयुष्मान भारत PMJAY ने 12.69 करोड़ अस्पताल एडमिशन करवाए, 1.92 लाख करोड़ का कैशलेस इलाज दिया। आउट ऑफ पॉकेट खर्च 62.6% से घटकर 43.4% हो गया। लेकिन NSS 2025 के आंकड़ों में अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च अभी भी 34,064 है। सरकारी में 6,631 और प्राइवेट में 50,508 सवाल साफ हैं। डॉक्टर, दवा और बेड की कमी अब दूर होगी। आयुष्मान के बावजूद मरीजों को इतना खर्च क्यों करना पड़ रहा है? गांव और छोटे शहर में गुणवत्तापूर्ण सेवा कब पहुंचेगी? आज हम जमीनी हकीकत, एक मरीज का दर्द और विशेषज्ञों के साथ इन सवालों की तह तक जाएंगे। शुरू करते हैं। ये कतारें, ये इंतजार, ये थके हुए चेहरे। भारत का गरीब बीमार पड़ते ही सरकारी अस्पताल की ओर भागता है, लेकिन दरवाजा कितना भारी है। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 0.79 बेड प्रति 1000 आबादी। WHO मानक 3 से 5 बेड का है। संसदीय समिति ने चेतावनी दी, बल्कि हेल्थ सिस्टम ओवरक्राउडेड है। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधारक 1:778 हो गया। MBBS सीटें 1.29 लाख, PG सीटें 86,360 तक पहुंच गई। 22.86 लाख से ज्यादा पंजीकृत चिकित्सक, लेकिन केंद्रीय संस्थानों में 23,000 से अधिक पद खाली है। एम्स दिल्ली अकेले हजारों रिक्तियों से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना अभी भी सपना सा है। दवा और डायग्नोस्टिक की कमी कई राज्यों में आम शिकायत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 12.69 करोड़ कैशलेस एडमिशन, 1.92 लाख करोड़ का इलाज, 37,000 से ज्यादा अस्पताल। आउट ऑफ पॉकेट खर्च 62.6% से 43.4% तक गिरा। लेकिन NSS 2025 सर्वे बताता है अस्पताल भर्ती औसत खर्च 34,064, सरकारी अस्पताल में 6,631, प्राइवेट में 50,508, आधा सार्वजनिक मामलों में 1,100 या उससे कम खर्च। फिर भी कई मरीज दवा, टेस्ट और ट्रांसपोर्ट पर जेब से देते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसी राजीव गांधी हॉस्पिटल में पास ही में दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल GTB की बड़ी इमरजेंसी यहाँ पर शिफ्ट की गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कतार लगाकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर अपने मरीजों के इलाज के लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन क्या बाहर से खूबसूरत दिखने वाली ये बिल्डिंग जितनी है, क्या उतना ही खूबसूरत यहाँ पर इलाज भी होता है? यही बात आज हम यहाँ के मरीजों से और उनके तीमारदारों से करेंगे कि उनको कैसा इलाज मिल रहा है, क्या उनका इलाज सही हो रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है। तो कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, पहले भैया से जानेंगे। एक मिनट कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा हरिओम सेक्शन है। हरिओम जी, यहाँ पर आप आए हैं, क्या कारण था? आपके मरीज को क्या समस्या हुई? मेरे जीजा जी को कल यहाँ पे रेफ़र किया है। रेफ़र किया गया है
वो जीटीवी में, जीटीवी की इमरजेंसी। अब हमें नहीं पता जीटीवी की इमरजेंसी इसमें राजीव गांधी में हो चुकी है ट्रांसफ़र जो भी है। हम आए हैं यहाँ पे कल सुबह के, मेरे पेशेंट 9:30 बजे के एडमिट हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। क्या नाम था आपके पेशेंट का? रामवीर, कितनी उम्र थी? 42 साल। क्या बीमारी थी उनको? उनको ये कह रहे हैं अटैक आया है, ये कह रहे हैं अच्छा। अटैक आया है। पहला अटैक है, इससे पहले आज तक कोई अटैक नहीं पड़ा तो उनको। ये कल यहाँ पर भर्ती कराया था? कल अभी क्या रेफर स्थिति किया। है? कोई नहीं, बेहोश है। बेहोश है। हाँ जी, बेहोश है, बेहोश हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, कोई कुछ नहीं किया। कल हमने साहब 8-8:30 बजे उनको बोला जी कुछ नहीं है, हमें बता दो। कह रहे नहीं, चांस नहीं है। मैं नहीं है तो छुट्टी करो। तो इन्होंने 8:30-9 बजे इन्होंने आईसीयू में कहने हंगामा किया, तब इन्होंने शिफ्ट किया आईसीयू में उनको। आईसीयू में पूरी रात रखा, कल रात पूरी रात रहे हैं हम। और सुबह हमें 11 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें अंदर भी नहीं जाने दिया, ना मिलने दिया। और सुबह 11:30 बजे हमें कहते हैं कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई। ये बात किसने बोली थी? डॉक्टर ने। कि आपके पेशेंट जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है? हो गई। अच्छा, फिर? पेपर भी बना लिए। उन्होंने कहा लास्ट प्रोसीजर है, ईसीजी कराना है इनको। उन्होंने पर्ची दी कि नीचे जो आईसीयू बना हुआ है इमरजेंसी का, वो 3rd फ्लोर पे है। उन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे आप जाइए, ये पर्ची लेके ईसीजी की, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है तो वो ईसीजी यहाँ करके जाएंगे आईसीयू में। मैं लेके गया, यहाँ आया नीचे इमरजेंसी में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे। उन्होंने पर्ची मेरे मुंह पे फेंक के मारी। क्यों? उन्होंने कहा कि ये नहीं है, जीटीबी जाओ। मैंने कहा जीटीबी की तो इमरजेंसी यहाँ पे रेफर ट्रांसफ़र हुई है, हम यहाँ पे इलाज चल रहा है, पेशेंट मेरा ऊपर है तुम्हारे तो से। मतलब ईसीजी कराने के लिए यहाँ से जीटीबी हॉस्पिटल जाना होगा बोला। और पेशेंट को भी जो मतलब मृत्यु जो हो चुका उसे भी ले जाना पड़ेगा? अब वो ये नहीं बोला ले जाना नहीं है, लेकिन ईसीजी वहाँ होगा, उन्होंने ये बोला। अच्छा। मैंने कहा जी फिर कोई नहीं, बाहर आ गया मैं। बाहर किसी से पूछा, मैंने कहा यार ऐसे बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप ये जीटीबी की इमरजेंसी ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पे जहाँ आपका भर्ती फार्म है वहाँ जाइए, वहाँ पता कीजिए। मैंने वहाँ दिखाया, वो कह रहे क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा जी ये तो आप पता कीजिए, मेरा काम था, पर्ची उन्होंने दी, मैंने दे दी। फिर उसके बाद क्या? हम इतने पढ़े लिखे होते तो इतने धक्के क्यों खाते। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति कुछ नहीं है, उन्होंने डेथ कर दिया। ऊपर हम छुट्टी कराने गए, एम्बुलेंस बुक करा दी हमने, रिश्तेदार हमारे आगे लेने गए हम उन्हें। डॉक्टर कहते हैं जी इनकी दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो गई है। अच्छा, मतलब मेडिकल हो गया। हाँ जो भी है, अब इनका जादू तो इनको ही पता होगा ना, रात में क्या करते हैं, डेथ कर देते हैं और फिर 1 घंटे बाद ले जाओ, फिर गाड़ी आ जाती है और वेंटिलेटर पे डालने की बारी आती है तो कहते हैं जी वो सांस चल रही है। अभी भी ये कह रहे हैं इनकी दिल की धड़कन है, माइंड इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। मैंने कहा जी इनका एमआरआई, इन्होंने बोला एमआरआई भी कराएंगे, शाम को करेंगे 10 बजे। सॉरी मैं ये बात बतानी भूल गया। आज शाम को? कल शाम को ही, कल शाम को बोला? आईसीयू में भर्ती करने से पहले इन्होंने कहा इनकी एमआरआई 10:30 बजे डॉक्टर आए। मैंने कहा जी एमआरआई इनकी करनी है। कह रहे जी हमारी मशीनें खराब। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे रामवीर का नहीं, अरे अभी भी एडमिट है वो। आप बात कर सकते हैं, आप वो जाने नहीं देंगे आपको। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप किस लिए आए यहाँ पर? ये जो एडमिट है, मैं रामवीर में, मेरे मामा जी हैं जी। अच्छा, आपके मामा। क्या समस्या फेस कर रहे हैं आप? समस्या सर डॉक्टर ने बताया था कि इनका हार्ट तो सही काम कर रहा है, ब्रेन में दिक्कत है इनकी, ठीक है ना। तो ब्रेन में सर हमने बोला था ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला था कि अभी तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, दवाई खिला के डोज हमने दे रखी है, बाकी हम शाम को बताएंगे क्या, मतलब 10-11 बजे के टाइम चेकअप वगैरह करेंगे, CT स्कैन वगैरह। तो शाम को भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, CT स्कैन वगैरह। बता रहे हैं कि मतलब रामवीर को मृत्यु घोषित कर दिया था? हाँ, सुबह के लिए सर इन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया था, हम भी इसीलिए आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद जब ले जाने की एम्बुलेंस हमने गांव ले जाने की तैयारी कर ली थी, फिर उन्होंने कहा था कि अभी उसमें थोड़ी हार्ट बीट चल रही है, उनका हार्ट चल रहा है, इस चक्कर में दोबारा फिर रोक लिया उन्होंने। हाँ, बाकी सर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं कुछ अभी तक बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ओनली मेडिसिन दी है, कोई चेकअप और कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा नाम तिलक सिंह है जी। तिलक सिंह जी, आपके जो भाई है रामवीर सिंह जी, उनके साथ क्या हुआ था?
जो हमें सुबह पता चला था उनकी तबीयत डाउन हो गई थी, उन्हें मतलब अटैक की बता रहे थे मुझे। तो हम वहाँ चंडीगढ़ से सीधे वहाँ से आए। हमने यहाँ के देखा, हमने अपने भतीजे से पूछा था, वो पहले बताए थे कि दूसरे हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल कौन सा था, वहाँ से रेफ़र किया गया था। यहाँ आने के बाद में मतलब इमरजेंसी में इन्हें भर्ती कराया गया। वहाँ उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, जैसे थे वैसे ही पड़े थे। बोतल भी बंद थी तो वो बंद ही थी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 10-11 बजे डॉक्टर साहब आएंगे शाम के रात में, तो तब कुछ होगा। जाने के बाद फिर 11 बजे जब डॉक्टर आए हैं तो उन्होंने आईसीयू में जब लिया तो उनका कहना ये था कि आईसीयू में जाने से पहले इनका एमआरआई सिर का जो सिटी स्कैन होता है। ये रहते कहाँ थे रामवीर जी? ये यहीं सादरे के पास में ही हैं, दिल्ली के। इनकी तबीयत कब खराब हुई थी? कल सुबह। कल सुबह। तो आप उन्हें पहले जनरल हॉस्पिटल ले गए? हाँ, वहाँ से यहाँ रेफर किया गया था। तो 11 बजे डॉक्टर जो आए थे उनका कहना ये था कि मतलब आईसीयू में हो जाने से पहले इनका जो सिर का जो सिटी स्कैन होता है क्या, वो कराएंगे। पर उनका कहना ये है कि वो मशीन ख़राब है। अच्छा, सिटी स्कैन की मशीन ही ख़राब है। आप बताइए। अब वो हमारे आज 11-12 बजे उन्होंने मृत घोषित कर तो दिया। उनका सिटी स्कैन कल होना था रात? हाँ, रात को होना था। अब उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमने एम्बुलेंस बुक किया, रिश्तेदारों को भी मतलब बुलाई। आप देख ही रहे हैं जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें हम फिर छुट्टी करा के उन्हें लेने गए। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अभी धड़कन चल रही है, नब्ज़ चल रही है। फिर उन्हें फिर वही जैसे थे फिर उन्हें वही ऐसा ही लिटा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा गायत्री। गायत्री जी, क्या पता लगा था आपको? मुझे नहीं पता लगा था भाई, मेरे भाई की आवाज़ बंद हो गई थी। मैं आई हूँ कैथल से और फिर यहाँ देखा, फिर इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, ना मिलने दे दिए। नुका नहीं मिलना, नहीं धक्के मारे हैं, फिर बाहर निकाल दे। मैंने हम जी इतने दूर से आए, हमें एक बार मिलने दीजिए। उन्हें मिलन नहीं दिया, फिर उन्हें बाहर ही भगा दिया। हम तो बाहर ही बैठे हैं जी कल के। मेरे यहाँ पे जीजा जी बहनोई मेरे यहाँ पे रेफ़र किए गए थे और जनरल हॉस्पिटल से उन्होंने जीटीवी इमरजेंसी में रेफ़र किया था। लेकिन जीटीवी की इमरजेंसी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो रखी है, हमें नहीं पता। यहाँ पे आ गए, हमने एडमिट कराया। कल सुबह का 9 बजे का हमारा पेशेंट एडमिट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रात को हमने शोर किया, बोला तो रात को 8:30-9 बजे 10:30 बजे के राउंड उनको आईसीयू में एडमिट कर रखा है। आईसीयू में पूरी रात पड़े रहे। कल आज सुबह होगी मॉर्निंग। अब देखो ये टाइम हो रहा है, तो सुबह इन्होंने 12 बजे हमें बोल दिया पेशेंट आपका डेथ हो चुका है, मृत्यु हो गया। बोला कोई मिलवाया नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया क्या ट्रीटमेंट किया इन्होंने, क्या नहीं, सिर्फ बंद रखा आईसीयू में। और सुबह हमें जानकारी देते हैं वो मृत्यु हो गए हैं। हमने धड़कन नहीं आ रही, पुश किया, हमें क्या पता तुमने पुश किया क्या किया अंदर, हमें तो जाने ही नहीं दिया ना जी। हमारे यहाँ पे उनके रिलेटिव, मेरे मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, बहनों सब यहाँ पे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का रामवीर साग के नाम है। रामवीर? हाँ, उनकी 42। क्या बीमारी थी उनको? बीमारी उनको ये कह रहे हैं, हमें नहीं पता। सुबह वो अच्छा खासा उठे हैं 5 बजे, 6 बजे के बाद वो बेहोश हो गए। बेहोश हो के हम जिंदल हॉस्पिटल ले गए हैं, उन्होंने अपना ऑक्सीजन वगैरह दिया और वो कह रहे हैं ये थोड़ा सीरियस कंडीशन है, इनको हम रेफ़र कर रहे हैं। हम रेफ़र करके जीटीवी का उन्होंने बोला जीटीवी इमरजेंसी में रेफ़र कर रहे हैं। हमें नहीं पता जीटीवी इमरजेंसी यहाँ आ गई है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी। हाँ, वो मैं समझ गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आगे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कहते हैं कि भाई तुम जीटीवी के थ्रू आए हुए हो। ये यहाँ पे जो वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब उनका ये ईगो वो है कि हम जीटीवी के पेशेंट क्यों देखें, क्यों इतना वो सीरियस लें। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आधा प्राइवेट, वो जो भी यहाँ पे है आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट है। अब वो जीटीवी के देख नहीं रहे सीरियस, पड़ा है सुबह से। अभी क्या स्थिति आपके अंदर? स्थिति अब उन्होंने 11 बजे मुझे बोला डेथ हो गई है उनकी, ठीक है ले जाओ। उन्होंने बोला लास्ट एक प्रोसीजर होता है उनका, ईसीजी कराना, ईसीजी कराओ। मैंने कहा जी ठीक है जी, ईसीजी ग्राउंड फ्लोर पे नीचे आप जाके ईसीजी रूम में जाइए, ईसीजी कराइए। मैं गया, पर्चा लिख के दिया उन्होंने, पर्चा लेके गया मैंने कहा सर ये ईसीजी, फेंक के मारा मेरे मुंह पे, कह रहे ये जीटीवी का है,
यहाँ कहते हैं, मैंने कहा जीटीबी पेशेंट मेरा यहाँ उपचार है। आईसीयू वालों ने मुझे ये बोला है, राजीव गांधी आईसीयू वालों ने ये बोला है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे जाइए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही ईसीजी आएंगे, वो लोग करके जाएंगे, डेथ हो चुकी है उनकी, आएंगे। और आप कह रहे हो कि हम ये नहीं करेंगे, ये उनका काम है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मुंह पे मारा उन्होंने। मैं फिर उसके बाद डॉक्टर ये देखिए, ये लिखा हुआ है इन्होंने। फिर मेरे से कह रहे आप जाइए, जो इमरजेंसी यहाँ ट्रांसफ़र हुई है वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए। वहाँ गए जी, वहाँ पे मेरे से कहने लगे कि आप अपनी पर्ची दिखाइए। मैंने कहा जी पर्ची दिखाई। उन्होंने कहा आपको क्या बोला उन्होंने? मैंने कहा जी वो तो मुंह पे फेंक के मारा मेरे। उन्होंने कहा जी ये राजीव गांधी का ईसीजी होगा, यहाँ पे जीटीबी का ईसीजी नहीं होगा। अब इसमें हमारी क्या गलती है? आप हमें यहाँ पे तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो, हमारे से पूछ के हमें क्या पता है? डॉक्टर के पास हम गए तो वहाँ गार्ड, बाहर गार्ड, जो इमरजेंसी का इनका जीटीबी का बैठा हुआ है यहाँ उसने हमें रोक दिया। वो पर्ची दिखा के कह रहे लिखवा के लाओ कि अंदर जाना है हमने। ये उन्होंने लिख के दिया, ये देख लो जी फोटो इसकी कैमरे, अंदर जाने के लिए ये लिख के दिया उन्होंने अंदर जाने के लिए। आरईडी लिखा है ना, आरटीजी से मिलो। ये हमें कहाँ मिला है? ये हमने जहाँ भर्ती फार्म बनता है उन्होंने ये लिख के दिया कि उनसे जाके इनको मिलने की वो। इतना प्रोसीजर एक डेथ मृत्यु आदमी के लिए। अच्छा, इतना परेशान किया आप? इतना डॉक्टर के पास गए हैं, वो कह रहे अब वो आपको ये पता लगा कि आपके मरीज जो है वो एक्सपायर हो गए। हमने एम्बुलेंस बुक कर ली, रिश्तेदार हमने बुला लिए, अपने घर पे तैयारी करवा दी। जो भी प्रोसीजर हमारा होता है अपना हिंदू रीति रिवाज का, वो हमने करवा के हम अपने पेशेंट को लेने गए हैं। वो डॉक्टर कहते हैं नहीं जी उनकी धड़कन वापस आ गई है, और अभी अब हम छुट्टी नहीं करेंगे। बाकी हम ट्रीटमेंट बस लिटा रखा है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो रहा है। छुट्टी हम यहाँ बैठे हैं कल के। अब ये आप देख लीजिए, ये यहाँ आप जूम कीजिए, आप कैमरा आप जूम कीजिए, सारे ही हमारे फैमिली मेम्बर हैं। कल से आप लोग कल सुबह 8 बजे एडमिट। ये जो है ये आपकी क्या लगती है? मेरे जीजा जी, क्या नाम बताया? जी रामवीर। तो देखा आपने किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि शाहदरा के रहने वाले रामवीर, जिनकी उम्र 42 साल थी, वो कल अचानक सुबह के टाइम उनकी तबीयत ख़राब होती है। उसके बाद उनको दिल्ली के जनरल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पास ही में जनरल हॉस्पिटल है, लेकिन जब वहाँ ले जाया जाता है तो उनकी हालत को सीरियस देखते हुए उनको दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल जब वो पहुँचते हैं तो इनको पता लगता है कि यहाँ जो इमरजेंसी है वो दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है। जिसके बाद फिर ये दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में आते हैं। आने के बाद अपने पेशेंट को एडमिट कराते हैं। इनके जो जांच या जिस तरीके की भी इलाज का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। लेकिन इनका कहना यह है कि करीब 6 से 7 घंटे तक मरीज को ऐसे ही लेटा कर रखा और उनका इलाज नहीं किया, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। और शाम को जब एमआरआई करने का टाइम आया तो पता लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर की जो एमआरआई मशीन है वो ख़राब है, उसमें एमआरआई नहीं हो सकती। पूरी रात इसी तरीके से ये परिवार यहाँ पर परेशान हालात बैठा रहा और मरीज अंदर ज़िंदगी मौत से जूझता रहा। जैसे ही दिन निकलता है तो करीब 11:30 बजे के लगभग डॉक्टर इनको बोलते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद इन पूरे परिवार के अंदर मातम पसर जाता है और उनकी अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है तो इनको कहा जाता है कि हम लास्ट प्रोसेस जो है रामवीर का वो कराएंगे, आप इनका एमआरआई, आप इनका ईसीजी करा लीजिए। जैसे ये ईसीजी कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो जो ईसीजी करने वाले डॉक्टर हैं वो इनके साथ बदतमीजी करते हैं, बल्कि जो लिखा हुआ पर्चा होता है वो भी इनके मुंह पर मार देते हैं। ऐसा आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है और कहा जाता है कि ये जो राजीव गांधी हॉस्पिटल है यहाँ पर ईसीजी नहीं होगा, आपका ईसीजी जीटीबी हॉस्पिटल में होगा। अब सवाल ये है कि एक मरीज़ जिसकी मृत्यु हो गई है और दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है, तो उस इमरजेंसी में उसको कैसे जीटीबी तक ले जाया जा सकता है, ये सवाल खड़ा होता है। उसके बावजूद इनका ईसीजी फिर यहीं पर होता है और ईसीजी होने के बाद
फिर बताया जाता है कि जो आपका पेशेंट है रामवीर, उसके अंदर जान आ गई है, उसका दिल धड़कने लगा है, परंतु अभी हम इसका इलाज करेंगे। अब ये सवाल है कि जो डॉक्टर हैं वो किस तरीके से अवेयर हैं, किस तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं कि अगर वो ज़िंदा भी है तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय भी है, लेकिन अगर एक इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही अगर सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ जो मेडिकल का जो मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, उसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे समाचार प्लस OTT। आज के प्रश्नकाल में हमारा सवाल सिर्फ बीमारी और इलाज का नहीं, बल्कि देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, उसकी प्राथमिकताओं और उसकी जवाबदेही का है। देश में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार के दावे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक इलाज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल अभी भी वही है, क्या जरूरतमंद मरीज तक समय पर डॉक्टर, दवा, जांच और बेड पहुंच पा रहा है? ऐसे में सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं, सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता आखिर क्या है? क्या सरकार का जोर नए अस्पताल और मजबूत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए, या स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार ही प्राप्त है? इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम बात कर रही हैं मेदांता के सीनियर डॉक्टर डोकेंद्री जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही है, डॉक्टर जनसंख्या 1:778 हो गया, सीटें बढ़ी, फिर भी केंद्रीय संस्थानों में 23,000 पद खाली क्यों पड़े हैं? भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक या प्रशासनिक अड़चन कहां है, वो बताइए आप हमें। हाँ, देखिए मेगा जी, कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं कि 2014 के बाद से आफ्टर 2014 मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ी है, जस्ट डबल हो गया है ना। अराउंड पहले 400 मेडिकल कॉलेज थे, अब 780, मतलब अराउंड 800 टच कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स भी अराउंड 50,000 थी, अब तो 1,28,000 से भी ज्यादा एमबीबीएस की सीट्स हो चुकी हैं। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो भी बहुत बेटर हुआ है ना, अराउंड 1:2 है ना, अराउंड 780 के अराउंड है। तो केवल मैन पावर की डिफिशियंसी नहीं है, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं। अगर वहां पे डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ साथ वहां पे नर्सिंग कितनी है, वहां पे डायग्नोस्टिक है कि नहीं है, वहां पे बेड्स है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन कैसी है ना। तो और अल्टीमेटली डॉक्टर्स डजंट मीन कि स्पेशलिस्ट है ना। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे आईसीयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लड बैंक कैसा है, डायग्नोस्टिक्स कैसे हैं, ट्रेन नर्स है कि नहीं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जो क्वेश्चन था कि हमारा अनुपात तो बेटर हुआ है डॉक्टर एंड जनसंख्या का, वो बेटर हुआ है, बट लेकिन ओवरऑल हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि मैन पावर के अलावा ट्रेन नर्सेज हैं कि नहीं है, आईसीयू के बेड्स, ब्लड बैंक अवेलेबल है कि नहीं, डायग्नोस्टिक सीटी की फैसिलिटी, सीटी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये सब है कि नहीं, उस पर भी हमें काम करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर का स्टाफ प्रॉपर है, फिर भी जो गरीब लोग होते हैं अपना इलाज कराने आते हैं, बट वो भी फिर भी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर वो इंतजार करते हुए चले जाते हैं, उन्हें डॉक्टर प्रॉपर टाइम से मिलते ही नहीं है। लेकिन आप कह रहे कि डॉक्टर हैं। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक पॉपुलेशन एक इतना बड़ा कॉज है हर चीज के लिए, केवल हेल्थ केयर के लिए नहीं। जो भी बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो कि एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो आप कितना भी गवर्नमेंट करे, कहीं ना कहीं हमें पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप पे जाना ही पड़ेगा। अगर हमें उस पॉपुलेशन को केटर करना है, अब तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके, ताकि लंबी लाइन में ना लगना पड़े और उनको टाइमली इलाज मिल पाए। केवल गवर्नमेंट को अगर हम बोलेंगे तो वो भी सही नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आयुष्मान भारत ने 1.92 लाख करोड़ का इलाज दिया, ओओपीई घटा, फिर भी औसत अस्पताल खर्च 34,064 क्यों है? योजना की जमीनी कमियां कहां हैं? देखिए ये योजना की जमीनी कमियां क्या है जी? हाँ,
आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज हुआ है उसका ये एवरेज कॉस्ट नहीं है ना। ये आउट ऑफ ऑन एन एवरेज निकाला है, जिसमें अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हो तो उसमें अराउंड 50,000 रुपए का आउट ऑफ हॉस्पिटल जो पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा पब्लिक फैसिलिटीज में अराउंड 6-6,500 रुपए होता है। आयुष्मान भारत की वजह से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये एक ऐसी योजना है जिसकी वजह से डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट पहुंचा है। आपके भी ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि ऐसे पेशेंट जो कभी सोच नहीं सकते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना, और वो अगर आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड हैं तो वो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 1 रुपए बिना खर्च किए, है ना, आप क्या बोलते हैं, आप इलाज करा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। बट लेकिन हाँ, और ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं और उनको ये फ्री में इलाज मिल रहा है। तो ताकि गरीब की एटलीस्ट बेसिक सुविधा बेसिक मिल पाए। सरकार पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बजाय इंश्योरेंस पर क्यों ज्यादा जोर दे रही है? क्या कहेंगे आप इस पे? आवाज आ रही है मेरी आपको? मैं अपना क्वेश्चन हाँ, क्या दोबारा कह रहे हैं रिपीट आप? करती हूँ। जी। सरकार पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बजाय इंश्योरेंस पर क्यों ज्यादा जोर दे रही है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस दोनों पैरेलल चलना चाहिए। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए कि क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से, देखिए, इंश्योरेंस की वजह से एक सिक्योरिटी होती है। जैसे आप लाइफ टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटलीस्ट वो एक बेसिक अपने हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को भी अलग निकाल के रखें। ये केवल और केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एक आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, अल्टीमेटली अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना। हम हर चीज का, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वरना हम बोलेंगे कि गाड़ी का इंश्योरेंस भी सरकार ही दे। तो हेल्थ भी तो, बॉडी भी तो हमारी है। तो ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस अपना पर्सनल होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप हर चीज का इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपनी बॉडी का, हेल्थ का इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? लेकिन साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे सीटी स्कैन होना चाहिए। जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती हैं, एटलीस्ट उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, जहां टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उस अस्पताल में जहां पे वो पेशेंट पहुंच रहा है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। आप पीएससी में जो नहीं कर सकते हैं। जी। जो गरीब लोग होते हैं उनको बेहतर इलाज क्यों नहीं मिल पाता है? ऐसा क्योंकि वीआईपीओ के अलग रूम होते हैं, उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। वो भी तो इंसान ही है ना। जो गरीब परिवार है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए भाई, ये तो सबका एक बेसिक राइट है हेल्थ केयर, है ना, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। बट लेकिन ऐसा नहीं है, जब से आयुष्मान भारत स्कीम आई है और उसमें सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप भी डेटा निकालेंगे, उसमें सबसे ज्यादा गरीबों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि गरीबों को इलाज, हाँ, बट ये होता है कि लाइन लंबी होती है, सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर बोझ बहुत ज्यादा है। आप किसी में भी जाएंगे, कितना, हाँ, कितना ज्यादा भीड़ रहता है, आप देखिए। एक डॉक्टर एक दिन में सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 150 से 200 पेशेंट देखता है एक डॉक्टर। भाई अल्टीमेटली डॉक्टर की भी एक लिमिट होती है। तो धीरे धीरे करके आपको मैन पावर को भी इम्प्रूव करना है, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। एटलीस्ट जो पीएससी और सीएससी हैं, वहां पे बेसिक इलाज हो जाए, मतलब बेसिक ओपीडी वाला जो इलाज होता है, वहां स्पेशलिस्ट बैठे और वहां पे बेसिक इलाज हो जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लोड कम हो, केजीएमसी का लोड कम हो, है ना। अल्टीमेटली पेशेंट रेफर होकर लखनऊ आता है फिर। और ग्रामीण और छोटे शहरों में गुणवत्तापूर्ण सेवा पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों की प्राथमिकता कितनी है? चुनाव में स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों पीछे रह जाता है? नहीं, देखिए, हेल्थ आप केयर डॉक्टर के तो प्रति इसे हमेशा, कैसे देखना चाहते हैं?
कैसे देखते हैं? नहीं डेफिनेटली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहां पे मैंने फिर वही कहा कि वहां तक अगर आपको रीच बढ़ानी है तो अपना जो सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, आरोग्य मंदिर हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बेसिक मूलभूत सुविधाएं देना बहुत जरूरी है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आप वहां पहुंचते हैं तो आपको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिल जाए। और उसके लिए भी अब आई थिंक आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कीम है, पीएम एबीआईएम स्कीम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि वहां पे बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस हो जाए, एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड सीटी हो जाए, एंड देन वो स्पेशलिस्ट हो जो कि उसको रीड करके टाइमली इलाज दे पाए, फिर उसके बाद रेफर करें। बेसिक इलाज मिलना चाहिए सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और उसके बाद देखिए, आप हर जगह सुपर स्पेशलिस्ट को नहीं बिठा सकते, हर जगह बहुत सीनियर डॉक्टर को नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि उसकी कमी है, जेन्युइन है, कहीं पे भी नहीं होता है। तो एक जो बेसिक केयर होता है, एक एमबीबीएस जो कि ट्रेंड हो बेसिक इलाज करने के लिए, या एक एमडी मेडिसिन जो कि वहां पे बेसिक अपना ओपीडी कर पाए, फिर उसके बाद अगर वहां से चीजें नहीं संभल पा रही देन रिफर करें। अभी क्या होता है, मतलब अभी क्या पहले से तो, हाँ जी बताएं। नहीं बताइए, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। उसमें क्या रहता है कि अगर हम हर पेशेंट को रिफर करके बड़े मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे तो फिर वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो एटलीस्ट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आईसीयू का फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए, एक ब्लड बैंक होना चाहिए, डायग्नोस्टिक्स होना चाहिए। आपको केवल नंबर ऑफ बेड नहीं बढ़ाने हैं, फंक्शनल बेड बढ़ाने हैं। केवल बेड में लिटाना, तुम्हें आपको करना क्या है बेड से? अगर वहां पे मॉनिटर नहीं होगा, ट्रेन नर्स नहीं होगी, वहां पे एक टेक्नीशियन नहीं होगा, वहां पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज नहीं होगी, तो जो फंक्शनल बेड हैं उनको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो बड़े मेडिकल सेंटर है उसका बोझ कम हो। क्योंकि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर गरीब लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन कहीं बेड की कमी, कहीं खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो वो दूसरा हॉस्टल रेफर करते जी हैं, ठीक है। जी। लेकिन यस यस। ऐसा क्यों है? बेड नहीं की नहीं, देखिए कमी वो, क्यों है? बेड नहीं होते, किसी की तो जान भी चली जाती है प्रॉपर अगर उसको इलाज नहीं मिलता है तो। नहीं देखिए, समझ क्योंकि रहे हो आप? हमारी कंट्री, जी। देखिए हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, 150 करोड़, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। मैं फिर से पॉपुलेशन पे आ रहा हूँ। अगर हमें नीचे तक पहुंचना है, ग्रामीण इलाके तक पहुंचना है, तो इसमें टाइम लगेगा, और वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ही आप कर सकते हैं। और हम सही डायरेक्शन में हैं। आपने अपना काम किया। देखिए पहले क्या, आपने फैसिलिटीज क्रिएट कर ली, 55 मेडिकल कॉलेज यूपी अकेले में है। अब वहां मेडिकल कॉलेज हो गया तो धीरे धीरे करके वहां पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचना चालू हो गए। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, फिर डॉक्टर्स के रहने के लिए जगह बनाई। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा, बट लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि पहले 55, आप सोचिए, पहले अगर हमारे 6 या 7 मेडिकल कॉलेज थे, अब 55 जिले में 55 मेडिकल कॉलेज है, तो उस जिले तक स्पेशलिस्ट पहुंच गया ना वहां पे। और फिर वहां पे धीरे धीरे करके वहां सीनियर डॉक्टर पहुंचेंगे, फिर उन जिलों में इलाज चालू हो जाएगा, तो फिर जिलों के बाद गांव में पहुंचेंगे। तो ये टाइम लगेगा, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आयुष्मान स्कीम के थ्रू, आयुष्मान भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के थ्रू, और थ्रू दीज मेडिकल कॉलेजेस। जो इतने एक, अब हमारे जो मेडिकल सीट है 1,28,000, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? शहरों में तो ऑलरेडी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके वो गाँव में जाएंगे ही जाएंगे। और स्वास्थ्य बजट जीडीपी का 1.8 से 1.9% है। लक्ष्य 2.5% था। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, देखिए मैं उस पर आई कांट कमेंट, बट लेकिन आप एक डॉक्टर के डेफिनेट, थ्रू उसको किस यस तरीके यस, से देखते हैं? बिल्कुल। डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत चीजें क्लियर है कि हाँ, आपका जीडीपी 2.5% होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए कि जो 1.8% हमने खर्च किया, उसका आउटकम क्या आया? सी, आप जो खर्च अभी कर रहे हैं, 1.8% जीडीपी है हमारी हेल्थ की, मतलब हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होता है, तो वो 1.8% अगर हमने खर्च किया, तो उसका आउटकम क्या है? अगर हम 2.5% कर भी लेंगे, हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर जगह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बट लेकिन अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो गलत है ना। तो आपको जो अभी खर्चा हम कर रहे हैं उसका आउटकम इंडिकेटर बनाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट भर्ती हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो उसका क्या, उसको फैसिलिटी मिली,
केवल ड्रिप लगाना तो सफिशिएंट नहीं होता ना। तो वो पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हार्ट अटैक का पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर बोल रहे हैं कि वहां फैसिलिटी है तो वो पेशेंट की जान बची कि नहीं बची, मतलब ये आउटकम इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कितना इफिशिएंट सिस्टम है, तब तो फायदा होगा। हम 2.5% करेंगे मतलब लोगों तक, एंड तक, गरीबों तक वो पहुंच पा रहा है। लेकिन कई बार मरीज अस्पताल तो पहुंच जाता है, लेकिन जांच, दवा और जो विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए उसे इंतजार करना पड़ता है। क्या हमारे सिस्टम में इलाज का अधिकार और समय पर इलाज के बीच अभी भी बड़ा अंतर है? नहीं, क्या लगता है अंतर आपको? है बट हाँ, नहीं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना कि ये नीचे तक डॉक्टर्स को पहुंचने में, नीचे तक हेल्थ केयर को पहुंचने में टाइम लगेगा। हमारा जी। इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली पहले बहुत ज्यादा काम हुआ भी नहीं था जितना मेरे को समझ में आता था। बट लेकिन अगर अब काम हो रहा है और सही डायरेक्शन में हो रहा है तो ये मान के चलिए कि हमारा जो बेड है, फंक्शनल बेड, मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया कि बेड होने से सफिशिएंट नहीं है। जैसा आपने बताया ना, आप भर्ती हो भी गए लेकिन अगर स्पेशलिस्ट देखने नहीं आया, वहां पे उसकी जांचें टाइमली नहीं भेजी गई, उसको दवाइयां नहीं मिली, उसको है ना क्या बोलते हैं ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक के लिए आप भटक रहा है ब्लड के लिए, तो ये सब कनेक्टेड है। अगर किसी मरीज को, गंभीर मरीज को ठीक करना है तो ये सब कनेक्टेड है। एक चीज भी मिसिंग हुई तो वो मरीज ठीक नहीं होगा अल्टीमेटली। तो ये धीरे धीरे मेरे को लगता है कि केवल ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, साथ साथ में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बड़े जो हाउसेज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको इनवाइट किया जाए कि आप इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, मैन पावर को जो सुविधाएं आपको चाहिए होती हैं, और ये पब्लिक पीपीपी मॉडल पे ही है ना ये इतना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल पाएगा। आपकी नजर में प्राथमिक स्तर पर सबसे जरूरी सुधार क्या है? डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवाएं, या फिर जांच सुविधा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? ये सारी चीजें, ये सारी चीजों की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। केवल डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जांच लिखी है, उसको है ना, और सैंपल लेने के लिए नर्स नहीं है, और मतलब बेसिक काम के लिए नर्स नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है उसको, वो नर्स करती है। दवा देने के लिए नर्स ही होती है। अगर बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे बीमारी का पहचान करेंगे? क्योंकि आजकल जमाना इतना एडवांस हो गया है कि आपके पास, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हमारा जो एज था पहले, हम 50 की एज तक हमारा जो लाइफ स्पेन था वो 45-50 था। जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे जो एवरेज एज ग्रुप था, मतलब हमारा एज होती थी इंसान की अराउंड 45-50 होती थी, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। अब हम 70 से ऊपर 72-73 टच कर रहे हैं। एक आम आदमी 72-73 की एज तक जिंदा रहता है। इंडिया का लाइफ स्पेन इतना हो चुका है। आप सोचिए कि अगर हमारा हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं होता तो इतने टाइम में, आप सोचिए कि 45 की एज से हम 70 तक पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि हमारे इधर हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर हुई हैं, हमारे इधर टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, हमारे इधर नंबर ऑफ बेड्स बेटर ज्यादा हुए हैं, डॉक्टर्स का नंबर बढ़ा हुआ है। डेफिनेटली इसमें बहुत गुंजाइश है अभी भी, और अभी भी हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो गांव तक, गरीबों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे जो कि शहरों में उपलब्ध है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होगी Thank you. अगले डिबेट शो में। थैंक यू you. सो मच। आज हमने देखा सरकारी अस्पताल का दरवाजा गरीबों के लिए अभी भी कितना भारी है। आंकड़े सुधर रही हैं, आयुष्मान काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कतारें, कमी और खर्च बाकी है। डॉक्टर, दवा और बेड की कमी कब दूर होगी? गांव तक गुणवत्तापूर्ण सेवा कब पहुंचेगी? ये सवाल सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, इंसानियत और राजनीतिक प्राथमिकता का भी है। बीमारी सबको होती है, इलाज का बोझ सिर्फ गरीब पर नहीं रहना चाहिए। आपके अनुभव और सुझाव हमें भेजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।